कभी कभी अपराधी इतने शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम देता है कि पुलिस को भी उस तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इधर अपराधी भी बड़ी सुकून के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा होता है। उसे लगता है कि शायद वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। पुलिस इस केस को सॉल्व तो कर देती है, साथ ही साथ अपराधी का नाम भी उजागर कर देती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस अपराधी तक पहुंच पाती, पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। आखिरकार पुलिस इस केस की फाइल को भी बंद कर देती है और फिर समय गुजरने लगता है और धीरे धीरे लगभग 19 साल का समय गुजर जाता है। और आखिरकार 19 साल बाद पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल वो अपराधी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। आखिरकार 19 साल बाद पुलिस जब अपराधी को पकड़कर थाने में लाती है और जब उससे पूछताछ करती है तो एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठता है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर का एक इलाका पड़ता है नंदराम पार्क, और इसी नंदराम पार्क का रहने वाला राजेश वर्मा। राजेश जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। राजेश की पत्नी का नाम है निशा वर्मा। राजेश के 2 बच्चे भी हैं। राजेश जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 19 अप्रैल 2004 की दोपहर के वक्त। राजेश अपनी बाइक ठीक कराने के लिए अपने घर से निकलता है, लेकिन उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आता है। आखिरकार अगले दिन 20 अप्रैल 2004 को सुबह सुबह दिल्ली के प्रहलादपुर के इलाके में सर्वोदय बाल विकास विद्यालय के सामने एक लावारिस डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके गले पे हल्का सा निशान दिखाई देता है, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद इसकी गला दबा करके हत्या की गई है। उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ के आसपास के लोगों से जब पूछताछ करती है, कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। पुलिस जब डेड बॉडी के कपड़ों को चेक करती है तो उसके पास से चंद पैसों के अलावा कोई प्रमाण पत्र भी नहीं मिलता है। लेकिन डेड बॉडी के जो कमीज होता है उसके लेबल को जब चेक करती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल वो लेबल उत्तम नगर के किसी एक टेलर का है। पुलिस उत्तम नगर के उस टेलर के पास जाती है और उस डेड बॉडी का फोटो दिखाकर टेलर मास्टर से पूछताछ करती है कि क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो। टेलर मास्टर जब उस फोटो को देखता है तो देखकर पहचानता ही नहीं है, बल्कि पुलिस वालों से कहता है कि साहब इसका नाम राजेश वर्मा है जो नंद पार्क में रहता है। पुलिस टेलर मास्टर से राजेश का एड्रेस लेती है और उसके घर पर पहुँचती है, जहाँ पर पुलिस की मुलाकात राजेश की पत्नी निशा से होती है। पुलिस निशा से उसके पति के बारे में जब पूछती है तो निशा कहती है कि साहब मेरे पति कल दोपहर को गए थे लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आए। इस पे पुलिस निशा से कहती है कि तुम्हारा पति दोबारा कभी वापस आने वाला नहीं है। दरअसल तुम्हारे पति की किसी ने हत्या कर दिया है। हत्या के बाद जैसे ही निशा सुनती है वो चीख चीख करके रोने लगती है। पुलिस निशा से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे पति की हत्या कौन कर सकता है। इस पे निशा पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरा एक देवर है जिसका नाम है सुरेश वर्मा। दरअसल सुरेश की 2 साल पहले किसी ने हत्या कर दिया है। सुरेश की पत्नी का नाम है सज्जन देवी। दरअसल सुरेश के मौत के बाद सज्जन कुछ समय तक हमारे ही पास रही, उसके बाद से अपने मायके चली गई। सज्जन जो हरियाणा के सलाना गाँव की रहने वाली है। निशा पुलिस वालों से कहती है कि साहब सज्जन के 2 भाई हैं, जिसमें से एक का नाम है संजय और दूसरे का नाम है सतीश। दरअसल कुछ दिन पहले ही निशा के दोनों भाई मेरे घर पे आए थे और सुरेश का हिस्सा अपनी बहन के लिए मेरे पति से मांग रहे थे। मेरे पति ने उन्हें 4 लाख रुपये भी दिया, लेकिन जाते जाते दोनों ने मेरे पति को धमकी दिया था कि अगर तुमने बराबरी का हिस्सा नहीं दिया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहीं ना कहीं निशा सज्जन के दोनों भाइयों के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाती है। पुलिस सज्जन के भाइयों का एड्रेस लेती है और उन दोनों से पूछताछ करने के लिए उनके घर पे चली जाती है। हरियाणा में जब सज्जन के घर पे जाती है, सज्जन के दोनों भाइयों से भी पूछताछ करती है,
लेकिन पूछताछ में पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल सज्जन के दोनों भाई पिछले 1 महीने से दिल्ली कभी गए ही नहीं हैं। पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि सज्जन के दोनों भाइयों ने शायद राजेश की हत्या नहीं किया है। लेकिन सज्जन पुलिस वालों से कहती है कि साहब निशा 1 नंबर की मकार औरत है। दरअसल निशा का उसी के नंदोई बलेश कुमार के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। हो सकता है कि निशा ने ही अपने पति को मरवाया होगा। सज्जन जैसी इस तरह की बातें कहती है, पुलिस वहां से थाने में तो आ जाती है, लेकिन साथ ही साथ थाने में निशा को भी बुलाती है। इधर निशा जब थाने में पहुंचती है, पुलिस निशा से एक झूठ बोलती है। पुलिस निशा से कहती है कि तुमने ही अपने प्रेमी बलेश के साथ मिलकर के अपने पति का हत्या करवाया है। जैसे ही पुलिस इस तरह की बातें कहती है, निशा रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि नहीं साहब, ये झूठ है, भला मैं अपने ही पति की हत्या क्यों करवाऊंगी। इस पे पुलिस कहती है कि तुम्हारा बलेश के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। निशा पुलिस वालों से कहती है कि हाँ साहब, ये बिल्कुल सत्य है कि शादी से पहले से ही मेरा बलेश के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन यकीन मानिए मैंने अपने पति की हत्या नहीं करवाया है। पुलिस कहती है कि जब तुमने अपने पति की हत्या नहीं करवाया है, तो जब तुम्हारा पति देर शाम तक भी घर वापस नहीं आया तो तुमने अपने पति के नंबर पे फ़ोन क्यों नहीं किया। इस पे निशा पुलिस वालों से कहती है कि साहब रात्रि के 8 बजे मैं अपने पति के नंबर पे फ़ोन की थी, लेकिन वो फ़ोन सुंदरलाल ने उठाया था। पुलिस निशा से पूछती है ये सुंदरलाल कौन है। इस पे निशा पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब सुंदरलाल बलेश का ही छोटा भाई है जो इसी विकास नगर में रहता है। पुलिस निशा के ही तहरीर पे सुंदरलाल को भी विकास नगर से अपने कस्टडी में लेकर आती है और फिर सुंदरलाल से राजेश के हत्या के बारे में पूछती है। सुंदरलाल कहता है कि साहब ये सत्य है कि उस वक्त राजेश मेरे साथ ही था, लेकिन 7 बजे के आसपास वो अपने घर चला गया। सुंदरलाल जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस एक जोरदार की तमाचा सुंदरलाल को देती है। पुलिस सुंदरलाल को तमाचा मारते हुए कहती है कि अगर राजेश 7 बजे अपने घर चला गया था, तो जब राजेश की पत्नी निशा अपने पति के नंबर पर फ़ोन की थी रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास, तो तुम राजेश का फ़ोन कैसे उठा लिए। इस पे सुंदरलाल पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। पुलिस जब सुंदरलाल के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है, आखिरकार सुंदरलाल अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। सुंदरलाल कहता है कि साहब मैं और मेरा भाई बलेश दोनों ने ही मिल करके राजेश की हत्या किया है। पुलिस जब इस हत्या की वजह पूछती है तो सुंदरलाल कहता है कि साहब मेरा राजेश के साथ पहले से ही खुंदक था। दरअसल 19 अप्रैल को पीरागढ़ी में मेरे दोस्त सुरेंद्र के यहाँ हम तीनों बैठ कर के शराब की पार्टी कर रहे थे। उस वक्त राजेश काफ़ी नशे की हालत में था। उसी वक्त ही मुझे मौका मिल गया। हम तीनों वहाँ से फिर से एक शराब के दुकान पे गए और रास्ते में ही मैं अपने भाई बलेश के नंबर पे फ़ोन किया और उससे बोला कि तुम यहाँ पर आ जाओ, आज ही राजेश का काम तमाम कर देते हैं। लेकिन जैसे इस तरह की बातें मैंने की है, सुरेंद्र ये सारी बातें सुन लिया और बहाना करके वहाँ से चला गया। इधर बलेश जब वहाँ पे पहुँचा, हमने शराब की दुकान से कुछ और शराब की बोतल खरीदा और फिर तीनों कार से ही एक सुनसान जगह पे गए और वहाँ पे राजेश को और ज़्यादा शराब पिलाई। राजेश जब नशे में चूर हो गया, उसके बाद से मेरे भाई बलेश के साथ अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग को लेकर के झगड़े तकरार शुरू कर दिया, जिस वजह से बलेश भी काफ़ी गुस्से में आ गया। और फिर मैं और बलेश दोनों ने मिल कर के एक रस्सी से राजेश के गले में लगाकर तब तक जोर से खींचा जब तक उसकी सांसें न रुक गई। राजेश की मौत जैसे ही हो गई, उसके बाद से उसकी डेड बॉडी को लेकर के प्रहलादपुर के एक सरकारी स्कूल के सामने सुनसान जगह देखकर वहीं पे फेंक दिया। उसके बाद से हम दोनों घर वापस आ गए। सुंदरलाल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस सुंदरलाल के तहरीर पे बलेश के घर पे जाती है, जहाँ पे पुलिस की मुलाकात बलेश की पत्नी संतोषी से होती है। पुलिस जब संतोषी से बलेश के बारे में पूछताछ करती है तो संतोषी कहती है कि साहब मेरा पति अभी तक घर ही वापस नहीं आया है। दरअसल बलेश अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका था। उसके बाद से पुलिस बलेश की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बलेश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पर जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, 1 मई 2004 को दोपहर के वक्त
बालेश के पिता चंद्रभान जोधपुर के डिंडियावास थाने में फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे बेटे की गाड़ी में जल जाने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। चंद्रभान जब लोकेशन देता है, पुलिस हाईवे पर पहुंचती है जहां पे एक ट्रक जलता हुआ दिखाई देता है। पुलिस जब जाकर के ट्रक को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उस ट्रक के अंदर 2 डेड बॉडीज़ है जो दोनों बुरी तरीके से जल चुका था। चंद्रभान पुलिस वालों से कहता है कि साहब इसमें एक मेरा बेटा बालेश है और दूसरा इसी ट्रक पे काम करने वाला उसका हेल्पर है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी दिल्ली के बवाना थाने में दे देती है। इधर बवाना थाने की पुलिस जो बालेश को ढूंढ रही थी, जाकर के डिंडियावास थाने में पुलिस से कांटेक्ट करती है और जब पूछताछ करती है, आखिरकार डिंडियावास थाने की पुलिस ये क्लियर कर देती है कि वाकई में बालेश की मौत हो चुकी है। जब इधर बवाना थाने की पुलिस को मालूम चलता है कि बालेश हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, आखिरकार पुलिस इस केस की फाइल भी बंद कर देती है और फिर समय गुजरने लगता है। धीरे धीरे लगभग 19 साल का समय गुजर जाता है और आखिरकार 19 साल बाद अक्टूबर 2023 में दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस को मालूम चलता है कि बालेश जिंदा है, जो फिलहाल नजफगढ़ में है। खबरियों से जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को मिलती है, 17 अक्टूबर 2023 को पुलिस नजफगढ़ में जाती है और वहां से बालेश को अपने कस्टडी में ले लेती है। दरअसल तिलक मार्ग की पुलिस बालेश को इसलिए अपने कस्टडी में लेकर आती है क्योंकि साल 2002 में बालेश, उसका पिता चंद्रभान और राजेश, इन तीनों मिल करके एक चोरी किया था जो एक सरकारी ऑफिस था। उस सरकारी ऑफिस से कुछ मेडल चुराया था। हालांकि चोरी के बाद साल 2002 में ये तीनों पकड़े भी गए थे। पुलिस इन तीनों को पकड़कर जेल तो भेजती है, लेकिन उसके बाद तीनों जमानत पे बाहर आ जाते हैं। जमानत पे जब बाहर आते हैं उसके बाद से बालेश साल 2003 में अपने एक ट्रक खरीद लेता है। ट्रक फाइनेंस कराने के बाद खुद ही ड्राइवरी करता है और पैसे भी कमाने लगता है। लेकिन 19 साल बाद फिर से जब एक सरकारी दफ्तर में चोरी होती है, पुलिस पुराने रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर देती है, जिसमें बालेश की भी फाइल ओपन हो जाती है। हालांकि पुलिस को नहीं मालूम था कि बालेश की मौत हो चुकी है। पुलिस बालेश को ढूंढना शुरू कर देती है। बालेश का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, तिलक मार्ग की पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। तभी एक खबरी आकर के पुलिस को खबर देता है कि साहब बालेश नजफगढ़ में है। इधर बवाना थाने की पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि बालेश जिंदा है, पुलिस बालेश को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर बालेश से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने अपनी मौत का नाटक क्यों किया और जो तुम्हारे ट्रक में 2 लोग मरे थे वो कौन थे। इस पूरी कहानी को बालेश जब पुलिस वालों के सामने रखता है, इसे सुनने के बाद वाकई में हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल बालेश का जब राजेश की पत्नी निशा के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से निशा से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे ही आना जाना शुरू कर देता है। हालांकि निशा और बालेश के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, कहीं ना कहीं राजेश को अपनी पत्नी के ऊपर शक चला जाता है, लेकिन अपने नज़रों से कभी भी उन दोनों को देख नहीं पाता है। इसीलिए राजेश भी अब बालेश से नफरत करने लगता है। हालांकि बालेश दूर का उसका रिश्तेदार होता है, इसीलिए चाहकर भी बालेश को अपने घर पे आने से नहीं रोक पाता है। लेकिन जैसे ही इधर बालेश के भाई को राजेश को लेकर मौका मिल जाता है, बालेश का भाई उसे अपने पास बुला लेता है और दोनों मिलकर के 19 अप्रैल 2004 को रात्रि के वक्त राजेश को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देते हैं। लेकिन पुलिस जब बालेश के भाई को पकड़ लेती है, इस बात की जानकारी बालेश को मालूम चल जाता है। इसीलिए बालेश अब पुलिस से भागते हुए अपनी ट्रक को लेकर राजस्थान के तरफ रवाना हो जाता है। जैसे ही हाईवे पर अपनी ट्रक को चलाना शुरू करता है, बालेश अपने आप को बचाने के लिए एक अजीब षड्यंत्र बनाता है। दरअसल हाईवे से ही 2 मजदूरों को अपने गाड़ी में बिठा लेता है काम दिलाने के बहाने, जिसमें से एक का नाम है मुकेश और दूसरे का नाम है राकेश, जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों को अपने ट्रक में बिठा लेता है। हाईवे पर थोड़ी दूर जाने के बाद एक शराब के ठेके पर जाता है और वहां से 2 शराब की बोतल भी खरीद लेता है। गाड़ी चलते हुए रास्ते में ही दोनों मजदूरों को शराब भी पिलाता है, जिसे पीने के बाद दोनों मजदूर काफ़ी नशे में हो जाते हैं। इस प्रकार से नशे में हो जाते हैं कि दोनों को होश ही नहीं रहता है। आखिरकार हाईवे पे एक सुनसान जगह देख करके बालेश अपनी ट्रक को रोक देता है
मुकेश जो बिल्कुल बलेस के ही कदकाठी का था, बलेस अपने सारे कपड़े को उतार करके मुकेश को पहना देता है और ड्राइविंग सीट पे बैठा देता है। फिर अपनी गाड़ी से तेल निकालता है और फिर अपने ट्रक पे उसे छिड़क करके ट्रक में आग लगा देता है। ट्रक जैसे ही जलनी शुरू हो जाती है, उसके बाद से बलेस बगल की झाड़ियों में जाकर के छिप जाता है। ट्रक जब काफ़ी देर तक जल जाती है, बगल से जब एक गाड़ी गुजरती है, गाड़ी का ड्राइवर वहां रुक करके इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देता है। ये सारा नज़ारा बगल झाड़ी में बैठ करके बलेस देखते रहता है। इधर बलेस को जब पूरा यकीन हो जाता है कि पुलिस को खबर दी जा चुकी है, बलेस तुरंत ही अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करता है और अपने प्लान के बारे में बताता है। दरअसल खुद बलेस ही अपने पिता और पत्नी को थाने में भेजता है और कहता है कि जा करके पुलिस वालों से कहना कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा बलेस है। पुलिस भी थोड़ी सी यहाँ पर लापरवाही कर देती है और बलेस को मृत घोषित कर देती है। साथ ही साथ उसका मृत्यु प्रमाण भी दे देती है। इधर मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे ही मिल जाता है, बलेस के घर परिवार वाले बलेस ने जो अपने ट्रक को फाइनेंस कराया था उसका 6 लाख रुपया भी रिकवर कर लेते हैं। साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी से भी 4 लाख रुपया कवर करते हैं। इधर बलेस की पत्नी को जब 10 लाख रुपया मिल जाती है, उसके बाद से बलेस 3 महीने तक इधर उधर भाग करके छिपते रहता है। उसके बाद से बलेस अपनी पत्नी को लेकर के नजफगढ़ में जाता है और नजफगढ़ में एक अपना फ्लैट खरीद लेता है और फिर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं पे रहने लगता है। नजफगढ़ में बलेस अपना नाम बदल करके अजीत सिंह रख लेता है और वहीं पे प्रॉपर्टी डीलर का काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जो उसने चोरी किया था, आखिरकार इस मामले में 19 साल बाद पुलिस फिर से बलेस को धर दबोच लेती है और आखिरकार 19 साल बाद इस केस का खुलासा होता है। वाकई में बलेस जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस बलेस के ही तहरीर पे उसकी पत्नी और पिता दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।